हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो आज यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उस वीडियो को देख लीजिए जिससे कि पीछे के कंसेप्ट आपके क्लियर हो सके, जिससे कि ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आ सके। तो इस वीडियो में, जैसे पिछले वीडियो में मैंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आर.एच. व्हिटेकर द्वारा प्रपोज किया हुआ है उसको समराइज किया था, एक टेबल के थ्रू मैंने उसके कैरेक्टर को स्टडी की थी। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की स्टडी करना है। लेकिन उसी वीडियो में, पुराने वीडियो में, मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि मोनेरा को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। तो वो हो गए थे टोटल 6 किंगडम क्लासिफिकेशन और 3 डोमेन सिस्टम। तो मतलब आप कह सकते हो कि इस चैप्टर में आपको 3 डोमेन सिस्टम पूरा का पूरा स्टडी करना है। तो हम थोड़ा आज देखते हैं कि 5 किंगडम तक हम पहुंचे कैसे। तो थोड़ा आपको ओवरव्यू दे रहे हैं हम कि अर्लियर क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था, जो कि पहले क्लासिफाइड हुए थे। उस कंडीशन में उस समय हमें नॉलेज कम था। जब हमें नॉलेज कम था तो हमने कुछ ही कैरेक्टर को कंसीडर किया और कुछ कैरेक्टर को कंसीडर करके हमने क्लासिफिकेशन करना शुरू किया। जैसे जस्ट लाइक द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल वाले एनिमल्स को कहाँ रखे गए थे? प्लांटी में रखे गए थे, और उसके अदर वाले प्लांट्स के उसको अदर वाले अदर ग्रुप के साथ रखे गए थे जो कि सेल वॉल नहीं रखते थे। लेकिन उसके बाद कुछ अदर कैरेक्टर हम खोजे, तो अदर कैरेक्टर खोजे तो हमें पता चला कि सिर्फ सेल वॉल ही नहीं, अदर कैरेक्टर भी डिफरेंट है। तो उसके हिसाब से आने वाले समय में एक ग्रुप्स डेवलप की गई। तो जैसे कि फंजाई ग्रुप हो गया, आपका एनिमेलिया ग्रुप हो गया, मोनेरा ग्रुप हो गया। तो ये सब जो ग्रुप डेवलप हुए ये कब हुए? जब हम आगे स्टडी किए और हम अदर, मतलब क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा कैरेक्टर को कंसीडर करने लगे। जैसे पहले हमने क्या किया था? एक कैरेक्टर को कंसीडर किया था, जैसे सेल वॉल का। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा तो वहां पे हमने बता रखा है कि अरिस्टोटल ने क्या किया था? सिर्फ एक कैरेक्टर की आरबीसी है या नहीं है, अगर है तो इनिमा और नहीं है तो एनिमा। इस हिसाब से एनिमल को क्लासिफाइड किया था। मतलब जब हम, जैसे हम ये नहीं कह सकते कि कोई क्लासिफिकेशन गलत है, उस समय के हिसाब से वो क्लासिफिकेशन सही था, क्योंकि उस समय उतना ही हमें ज्ञान था। प्रेजेंट टाइम में हमें मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री हर लेवल पे नॉलेज है। तो हम क्या करते हैं? हर लेवल को कंसीडर करके क्लासिफाइड करते हैं। तो सारे लेवल को कंसीडर करके आर.एच. व्हिटेकर ने क्लासिफाइड किया था एनिमल्स को, जो कि 5 किंगडम में क्लासिफाइड किया था। और बाद में जो मतलब 5 किंगडम था वो क्या था आपका? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। बाद में कार्ल वुज ने क्या किया? मोनेरा को फिर से 2 डिवाइड कर दिया, 2 भाग में डिवाइड कर दिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो कितने हो गए? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन या 3 डोमेन। मतलब क्या किया? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को एक डोमेन कहा गया और बाकी सबको यूकैरिया के अंदर रखा गया। इन्हें शॉर्ट में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया। तो ये हम प्रीवियस लेक्चर, मतलब आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आज हम किंगडम मोनेरा को देखते हैं। तो किंगडम मोनेरा जो था, इसमें आर.एच. व्हिटेकर ने उन एनिमल्स को रखा था जो कि प्रोकैरियोटिक थे। मतलब क्या है कि ऑल मोनेरान्स आर अ प्रोकैरियोटिक। देखिए ध्यान दीजिए, प्रो मतलब क्या हो सकता है? पहले। कैरियोटिक मतलब होता है कैरियन, न्यूक्लियस, एक ट्रू न्यूक्लियस से पहले। प्रिमिटिव एनिमल या प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। मतलब ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो उसका न्यूक्लियस कहां होगा? उसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में ऐसे ही रैंडम कंडीशन में प्रेजेंट होगा। तो उसे हम प्रोकैरियोट बोल सकते हैं। याद रखिए, प्रोकैरियोट मतलब विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस। और उस रीजन को जहां पे न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड। तो ये लाइन कंपलसरी है कि जितने भी मोनेरॉन्स है वो सब के सब प्रोकैरियोटिक हैं। इसमें सबसे ज्यादा बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा को रखा था। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गा, सारे नहीं, कुछ, मेन रूप से बैक्टीरिया है। ये जो आपका किंगडम मोनेरा है, मतलब जो बैक्टीरिया है, ये कॉस्मोपॉलिटन होता है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब द एनिमल विच इज फाउंड एनीवेयर एंड एनी टाइम एवरीवेयर, हर जगह पूरी दुनिया में पाया जाता है। ठीक, अगर हम बात करें बैक्टीरिया की तो ये मतलब ये जो है
बहुत ही एक्सट्रीम हैबिटेट रिप्रेजेंट करता है। हैबिटेट मतलब द प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव एंड सर्वाइव। तो ये डाइवर्स हैबिटेट दिखाता है। जैसे हॉट स्प्रिंग में भी रह सकता है, डेजर्ट में पाया जाता है, स्नो में पाया जाता है और डीप ओशन में पाया जाता है। आप इतना समझिए कि अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी ले, सॉइल ले, तो उसमें मिलियंस में बैक्टीरियाज होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा नंबर में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, हर जगह बैक्टीरिया है। दूसरा, ये जो है हमारा एज अ पैरासाइट भी रहता है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि पैरा मतलब होता है अनदर और साइट मतलब रहने पर, किसी और पे डिपेंड होना पैरासाइट कहलाता है। और जिस पे डिपेंड होता है उसे हम होस्ट कहते हैं। तो पैरासिटिक रिलेशनशिप भी दिखाता है किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया। ठीक, अगर हम बात करें इसकी बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन की, तो ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। सॉरी, ऑटोट्रॉपिक होगा, वहां पे फ्रॉपिक नहीं, मिस्टेक हो गया। तो ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉपिक मतलब होता है कैप्चर द एनर्जी। ट्रॉपिक खुद का एनर्जी बनाए, खुद से एनर्जी प्रोड्यूस करे, मतलब खुद भोजन बनाए, उसे हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। अब एनर्जी कैप्चरिंग दो जगह से हो सकती है। एक सनलाइट से, सनलाइट की जो एनर्जी होती है एज अ फोटोन होती है, तो उसे हम बोल सकते हैं फोटो ऑटोट्रोपिक या फोटो ऑटोट्रोपिक। दूसरा हो गया जो कि ऑर्गेनिज्म केमिकल सब्सटेंस से एनर्जी को ले, तो उसे बोलते हैं हम कीमो ऑटोट्रोपिक। तो ऑटोट्रोपिक में भी दो तरह की बैक्टीरिया हो सकती थी। एक बैक्टीरिया जो कि सनलाइट से एनर्जी ले रही थी उसे बोल लेते हैं हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, और ऐसी बैक्टीरिया जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ले रही थी एनर्जी, उसे बोलते हैं हम कीमो ऑटोट्रोपिक। दूसरा बैक्टीरिया हेटरोट्रोपिक भी हो सकता है, मतलब किसी और पे डिपेंड हो सकता है, डेड सब्सटेंस से भी खाना ले सकता है, उसे सेप्रोफिटिक बोलते हैं। उसके अलावा चूंकि थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा, ये पैरासिटिक होता है, मतलब ये डायरेक्ट न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू वो डायरेक्ट होस्ट की बॉडी से कंज्यूम कर सकता है, मतलब पैरासिटिक के रूप में भी रह सकता है। तो न्यूट्रिशन इसमें तीनों तरीके से हो सकते हैं। अगर हम बात करें इनके सेल वॉल की, तो मोनेरा में सेल वॉल होता है, पर याद रखिएगा सेलुलोज का बना हुआ नहीं होता है या काइटिन का बना हुआ नहीं होता है। तो बना किसका होता है? हमारा पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड इसके बने होते हैं, लिपिड्स के बने होते हैं। बहुत ही फेमस है कि पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर होता है पेनिसिलिन पे, उसी को बनाने वाला, मतलब उसको ना बना सके ऐसा हम दबा देते हैं जिससे कि वो मर जाता है। तो याद रखिएगा कि सेल वॉल होता है पर सेलुलोज या काइटिन का बना हुआ नहीं होता, बल्कि कार्बोहाइड्रेट का बना होता है या अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल का, लिपिड के मॉलिक्यूल का बना होता है इनका सेल वॉल। अब अगर हम बात करें रिस्पिरेशन की, तो ये दोनों कंडीशन में रिस्पिरेशन कर सकते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी। अगर ऑक्सीजन है तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, और ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। देखिए कार्ल बूज ने इसी कैरेक्टर को कंसीडर करके मोनेरा को बाइफरकेट किया था, मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे मेथियोनोजन, या जो कि मीथेन के प्रेजेंस में, मीथेन से एनर्जी लेते हैं, मेथियोनोजन कहलाते हैं, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मर जाते हैं। उसे उन्होंने आर्की बैक्टीरिया कहा था, पुराना बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लेते हैं उसे यू बैक्टीरिया कहा था। मतलब इस कैरेक्टर को कंसीडर करके कार्ल बूज ने मोनेरा को बाइफरकेट करके क्या किया था? दो तरह का से यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया था। अब अगर हम मूवमेंट की बात करें, लोकोमोशन की बात करें, तो इसमें फ्लैजिला के द्वारा होता है। फ्लैजिला एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका यूज होता है मूवमेंट के लिए, और जो भी ऑर्गेनिज्म फ्लैजिला के द्वारा मूवमेंट करती है उस मूवमेंट को हम फ्लैजिलर मूवमेंट कहते हैं। अगला अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स और गैस का एक्सचेंज फ्रॉम आउटसाइड और टू इनसाइड बाय डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। ठीक, ये हो गया किंगडम मोनेरा।
अब अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है उनके शेप के आधार से, कोकाई, बेसिली, विब्रियो एंड स्पाइरेला। देखते हैं हम पर्टिकुलर एक एक चीज। कोकाई क्या होता है? कोकाई मतलब जैसे ये आपको दिख रहा है, ये स्फेरिकल इन शेप, जैसे ये देखिए इंडिविजुअल, जो भी बैक्टीरिया स्फेरिकल इन शेप हो उसे हम बोलते हैं कोकाई। क्या बोलते हैं उसे हम? कोकाई। ये देखिए, ये देखिए, तो कोकाई का मेन कैरेक्टर क्या हमारा क्या हो सकता है? स्फेरिकल इन शेप। वो बैक्टीरिया जो कि शेप में स्फेरिकल हो, ओव्यूड हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कोकाई बोलते हैं। राउंड हो, ओव्यूड हो, स्फेरिकल हो तो उसे कोकाई बोलते हैं। अब कोकाई का अरेंजमेंट देखिए, अगर सिंगल है तो उसे कोकास बोलेंगे, अगर 2 कोकाई अटैच है दूसरे से तो उसे हम डिप्लोकोकाई बोलेंगे, और अगर ग्रेप्स की जो स्ट्रक्चर होती है, अंगूर का गुच्छा होता है, उस तरह से अगर कोकस अरेंज हो तो उसे हम स्टेफलोकोकस बोलेंगे, स्टेफलोकोकाई बोलेंगे। अब जो कोकस है इंडिविजुअल एक एक, वो जुड़ के एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाए और वो बेंड हो जाए, जैसे यहां पे देखिए ये बेंड हो गया, तो उसे हम स्ट्रेप्टोकोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस। अब अगर हम बात करें कि बहुत से लेयर अरेंज हो 3 डायमेंशनल में, तो उसे हम सर सिना बोलते हैं, सर सिना। और ऐसे अगर 4 कोकाई को, 4 इंडिविजुअल कोकाई को अगर हम अरेंज कर दे तो उसे हम टेट्राड बोलते हैं। तो आई थिंक ये आप याद रखिएगा शब्द। कोकाई क्या होगा? इंडिविजुअल। अगर 2 कोकाई है तो 2 कोकस है तो उसे मतलब कोकस क्या हो गया? इंडिविजुअल। और डिप्लोकोकाई क्या हो गया? 2 कोकस हो जाए। अगर कोकस जो है ग्रेप्स के मतलब अंगूर के गुच्छे की तरह अगर अरेंज हो जाए तो उसे स्टेफलोकोकस, एक थ्रेड की तरह अरेंज हो जाए लेकिन बैंड हो जाए तो उसे हम स्ट्रेप्टोकोकस, अगर बहुत से लेयर 3D में अरेंज हो जाए तो उसे सरसीना बोलेंगे, और अगर 4 कोकस आपस में जुड़े हो एक दूसरे से एक प्लेन में तो उसे हम बोलेंगे टेट्राड। ठीक, अगला हमारा आता है बैसिलस या बैसिला। जैसे यहां पे देखिए, ये तो चलिए आपका कोकाई है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं हम बैसिलस या बैसिली। मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है बैक्टीरिया की, जो कि रॉड शेप्ड की होती है, उसे हम बैसिलस बोलते हैं। ठीक, इसमें ज्यादा नहीं है। विब्रियो मतलब क्या होता है कि कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर। देखिए ध्यान से, ये कॉमा की तरह है, इस तरह से, ये देखिए। तो कॉमा शेप्ड अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसे हम विब्रियो या विब्रियम बोलेंगे। कॉमा शेप्ड याद रखिएगा, विब्रियो और विब्रियम में क्या होता है? कॉमा शेप्ड होता है। स्पाइरलम जो होती है स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर। ये देखिए आपको दिख रहा है कि स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर, अगर स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर हो तो उसे हम स्पाइरला या स्पाइरलम कहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि हमारे सारे वीडियो को टाइम टू टाइम मिलते रहे। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि उनके भी कंसेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।